अभी आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है व्हाइट बोर्ड। ठीक। सो हमें 40 मार्क्स के पेपर्स हैं, 40 क्वेश्चंस है। आउट ऑफ 40 हमें कैलकुलेट करना है 75%। तो हमें समझ में आता है 30 हमें क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। ठीक है। हमारे पास जो सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉड है। हमारे पास टाइम है, अगर फर्स्ट टाइम में आप क्लियर करना है 3 मंथ्स मीन्स 60 या 50 डेज का प्रिपरेशन आप कैलकुलेट करते हो कि 50 डेज आप इनपुट दे रहे हो। उसके बेसिस पे हमारे लिए स्पेसिफिक एरिया समझना जरूरी है। ठीक है। हमें 30 कवर करना है, ये समझ में आया। आउट ऑफ 40 30 हमें कंप्लीट करना है। 1 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ें हो गई जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो पेपर्स में हम करते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्या चीज़ है क्या नहीं है। अभी एक जो बेसिक पैटर्न्स हैं, हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं सीएआर को, वो थोड़ा समझेंगे। एंड हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है अप्रोच करने का, वो चीज़ें हम समझेंगे। पहले तो हम अपना बेसिक सिलेबस समझेंगे। तो ईच एंड एवरी सब मॉड्यूल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको एविएशन लेजिस्लेशन में 10.9 तक के सब मॉड्यूल है, मीन्स 9 सब मॉड्यूल्स हैं। वो पूरे 9 सब मॉड्यूल में आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो भी अपने प्रेजेंट से आ रहे हैं उससे। हाँ, रेगुलर क्लास होगा। अभी स्क्रीन शेयर आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अभी प्रेजेंट सीआर में काफ़ी चेंजेस हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। बट मॉड्यूल 10 के सिलेबस में तो काफ़ी चेंजेस आएंगे, क्योंकि सीआर चेंजेस हैं। बट अभी यहाँ पे जो हम देखेंगे ना 66 में, तो सिमिलर वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो प्रीवियस जो भी हमारा सीआर 2025 से कंटिन्यू होने वाला है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा है 66। ठीक। यहाँ पे तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है जो आप प्रीवियस सीआर में आप देखने को मिल जाता है कि क्या ही चेंजेस है। और अपने लाइसेंसिंग कैटेगरी बेसिक वगैरह आपने देख ही लिया होगा कि क्या क्या चेंजेस है। बाकी वो हम लोग बहुत बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग सिलेबस पे आ जाएंगे, ठीक है। सो मॉड्यूल 10 एविएशन लेजिस्लेशन 10.1 इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है इसमें टॉपिक में? अब ये वाला जो टॉपिक है ना, जो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, आपको एक बेसिकली ये सीआर में मिलता नहीं है। ठीक है, ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सीआर की, है ना। किससे क्या रिलेशन है क्या रिलेशन नहीं है, वो हमें बहुत बेसिक बेसिक समझना होता है। तो रोल ऑफ इकाओ, इकाओ बेसिकली आप समझते हो क्या होता है। इंटरनेशनली जो भी रेगुलेशन क्रिएट कर रहा है, बना रहे हैं, रूल्स फॉर्म कर रहे हैं, हर एक एयरलाइंस को फॉलो करना है, हर एक कंट्री को फॉलो करना है, तो वो इकाओ के अंडर में सारे रेगुलेशंस बनते हैं।
एंड जब फर्स्ट कन्वेंशन हुआ था, आप लोगों ने एक बेसिक कॉलेज लाइफ में कन्वेंशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो कन्वेंशन हुआ था दिसंबर वाला, उस कन्वेंशन में ये डिसाइड हुआ था कि कौन कौन कंट्री क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेट करने का मीनिंग ये था कि इकाओ जो भी रूल्स या रेगुलेशंस बनाएगी, उस रूल्स और रेगुलेशंस को हर एक कंट्री क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो जो भी कंट्री फॉलो करती है वहां पे हमारा फ्लाइट जाता है, जिस कंट्री फॉलो नहीं करती है इकाओ रेगुलेशंस, वहां फ्लाइट नहीं जाता है। जैसे सीरिया में फ्लाइट नहीं जाती, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो हमारे इकाओ के अंडर में नहीं आती है, या उस कन्वेंशन के पार्टिसिपेट नहीं है, या हिस्सा नहीं है, पार्ट्स नहीं है। तो वहां पे फ्लाइट्स जाएगी ही नहीं, डोमेस्टिक से या कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो सेफ नहीं है वो कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्ट एंड रूल है, जो कि हम इंडियन, हर एक कंट्री अपने लिए एक्ट एंड रूल जनरेट करता है। इस पे इकाओ का कोई भी क्या है, आपका प्रोहिबिशन नहीं है या कोई कंट्रोल नहीं है। वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो वो एक्ट एंड रूल्स हो जाएंगे आपके, इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है इनको। तो हम हमें दो एक्ट पढ़ना है, ठीक है। एक पढ़ना है 1934 जो कि एक्ट है, और हमें रूल्स पढ़ना है 1937। ये कहाँ पे मिलेगा, डीजीसीए वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग के पास अगर बुक होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो मैं शेयर करूंगा आपको डीजीसीए साइट से कैसे पढ़ना है। रोल ऑफ डीजीसीए बेसिकली आप समझते हो, डीसीए का काम क्या है, इशू करना, लाइसेंस इशू करना, ऑथराइजेशन देना एंड रेगुलेशंस क्रिएट करना है, सब वो डीसीए के अंडर में आता है, जो बहुत बेसिक्स है, इसके बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता। रिलेशनशिप बिटवीन CR21 एंड CRM, CR145, CR66 एंड 147, इनके बारे में क्या है वो चीज हमें समझ लेना है, बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। तो अभी बेसिकली आप सीरीज 147 के स्टूडेंट होंगे, और अगर पुराने स्टूडेंट होंगे तो सीरीज ही पार्ट 8 के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो सीरीज 147 के अगर स्टूडेंट हैं तो आपका क्या हो गया कि, या सीरीज ई पार्ट 8 के स्टूडेंट है, तो हम लोग 147 या सीरीज ई पार्ट 8 के स्टूडेंट्स थे, एंड हम लोगों ने स्टडी करी एएमई बैकग्राउंड के लिए, है ना, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। एंड वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू CR66। कैसे कनेक्ट है हम CR66 से, वो इस तरह, क्योंकि जो भी हम रेगुलेशंस या रूल्स पढ़ रहे हैं एएमई के लिए बनने के लिए, वो 66 में डिफाइंड है, ठीक है। और 66 ही हमें गाइड करता है कि हम एएमई कैसे बनेंगे। 66 के बिना हम कुछ नहीं जानते। 66 हमें गाइड कर रहा है ईच एंड एवरी पेपर्स पे और ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस क्रेडिट पे, हमें कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है B1 बनने के लिए, B2 बनने के लिए, B1.3 बनने के लिए। तो हमें समझ में आया ओवरऑल 66 क्या है, गाइडेंस ऑफ लाइसेंस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, सिंपल है, या फिर हाउ टू गेट लाइसेंस, ठीक है, वो उसका गाइडेंस है। तो हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए 66 से। हम लोगों ने स्टडी किस लिए करा है, 145 में वर्क करने के लिए। 145 इज द मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, उसी के लिए हमने स्टडी करी है, क्वालिटी के लिए तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। एंड देन क्वालिटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ 145 ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो हम एक सेपरेट कोई बात करेंगे नहीं, वो क्वालिटी भी हमारा 145 का ही हिस्सा है, ठीक है। तो हम सिंपली स्टडी कर रहे हैं 145 में वर्क करने के लिए, तो हम डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए यहाँ पे भी 145 से। एंड अब जो भी हमारे पास एयरक्राफ्ट है जिन पे हम वर्क कर रहे हैं, उस पे मैटर क्या करता है, हम किस लिए वर्क कर रहे हैं, कि उनकी एयरवर्दीनेस बना के रखेंगे, ठीक है। वो एयरवर्दी रहेगा, फिट फॉर फ्लाई है वो कंपोनेंट, ठीक है, या एयरक्राफ्ट में लगाने के लिए फिट है, ठीक है। तो एयरवर्दीनेस मेंटेन करने के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जस्ट वी आर द मेंटेनेंस इंजीनियर, है ना, बस मेंटेन कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सर्विसिंग लाइक, ठीक है। तो वो सीआरएम हो गया। तो सीआरएम ही डिसाइड करता है कि कोई कंपोनेंट कितना एयरवर्दी है, कब तक एयरवर्दी रहेगा, ठीक है। कौन सा एरोप्लेन, कोई भी एरोप्लेन हो जिसकी एयरवर्दीनेस की बात हो रही है, तो वो कितने टाइम तक एयरवर्दी रहेगा, वो सीआरएम डिसाइड करता है। या सीआरएम में एक ऑर्गेनाइजेशन आएगा कैमो, जो वो सारी सारी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करती है, जिसको बोलते हैं वो एआरसी करता है, ठीक है। एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करता है। अब एयरवर्दीनेस रिव्यू सर्टिफिकेट या तो कैमो भी कर सकता है, डीजीसीए भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। किस किस केस पे कौन करेगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड उसके बाद आता है CR21, द लास्ट वन, ठीक है। CR21 क्या है, कि हम जिस एयरक्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं या जिस भी एविएशन प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है CR21 से। तो CR21 इज द मैन्युफैक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन या डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, 21 CRM, CR145 एंड 66 एंड 147, ये इसका एक क्या है, बेसिक रिलेशन है, हम इस तरह से इसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। एक्ट एंड रूल बाकी आपको हमने बता दिया है, तो बेसिक्स है, उसमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हमें स्टडी करना होता है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 इज द जनरल
एंड सेक्शन 2 इज द एयरवर्दीनेस। हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, आप लोग जब भी कॉलेज में आए होंगे या एक बेसिक बेसिक आपको नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि हमें सेक्शन 2 स्टडी करना है। सेक्शन 2 इज द एयरवर्दीनेस। आप सेक्शन 2 में जाते हो डीजीसीए पे, और सेक्शन 2 में जितनी भी सीएआर है आपको स्टडी करना होता है, उसी से हम क्वेश्चन हमारे बनते हैं। सेक्शन 2 से बाहर भी हैं कुछ सीएआर जिनसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जनरल से हमारा सीरीज है, सीरीज सेक्शन 1 सीरीज सी पार्ट 1, ये सीरीज एसएमएस का रेफरेंस है, ठीक है। तो एसएमएस हमारा सेक्शन 1 में मिलता है, तो उसको भी पढ़ना होता है। तो कुछ कुछ ऐसे भी हैं जैसे एडीटीयू हो गया, इटॉप्स हो गए, ये सेक्शन 5 या 4 में मिलते हैं, मतलब ऑपरेशंस में मिलते हैं, सॉरी 7 में मिलते हैं, आई थिंक 7 इज द ऑपरेशंस, ठीक है, सेक्शन 7। तो ऑपरेशंस वाले सेक्शन में मिलते हैं एडीटीयू एंड इटॉप्स, ठीक है। एंड एडीटीयू आरवीएसएम इटॉप्स ये सब उसमें मिलते हैं, तो वहां पे भी हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। बट सेक्शन 2 इज द वेरी इंपॉर्टेंट, हमें मेजर क्वेश्चन सेक्शन 2 से ही आते हैं, बाकी सब बेसिक बेसिक है। और कुछ अलग अलग रेगुलेशंस भी हैं, एएसी भी हैं, सर्कुलर्स हैं, उनको भी हमें थोड़े बहुत स्टडी करना है, जैसे मॉडिफिकेशन एंड रिपेयर एएसी 1 ऑफ 2017, ये हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो ये कुछ कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे आ जाएंगे 66 मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा गाइड है एक तरह से कि कैसे आपको लाइसेंस गेट करना है, ऑथराइजेशन तक की पूरी कहानी आपको बता के ये रखेंगे। तो हमें ये लेवल 2 तक पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बेसिक बेसिक सा पूरे आपने अच्छे से बेसिक पूरा हमें डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपको नहीं भी रहेगा ना तो फिर भी क्या होता है, इसलिए आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी सिस्टम होता है, वो आपको पूरा गाइड करता है कैसे लाइसेंस गेट करना है, ठीक है। हमारा कुछ भी सिंगल काम नहीं होता है। 145 इज द मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास दो तरह के मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक तो हमारा सिंपल सा एक 145 ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग एएमओ कहते हैं, जिसका नाम अभी चेंज हो चुका है, ठीक है। 2025 से ये पूरा अलग नाम से आएगा, ठीक है। तो जो भी एएमओ है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस या अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन 145 कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट के लिए। कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट एक बेसिक्स में मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट है जिनको ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट्स चाहिए या 19 से ज्यादा उसमें पैसेंजर्स बैठते हो, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं जनरली। या वो एक लार्ज एरोप्लेन हो, लार्ज हेलीकॉप्टर हो, ऐसा हेलीकॉप्टर जिसमें 2 प्रोपेलर लगे पड़े हों, ठीक है। तो इस तरह के हैं। और या रोटर एयरक्राफ्ट हो, आप में रोटर शाफ्ट हो, पिस्टन इंजन ना हो, पिस्टन इंजन कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगा, ठीक है। या ऐसा हेलीकॉप्टर जिसमें 2 पायलट्स मैंडेटरी है फ्लाई करने के लिए, और 9 पैसेंजर से ज्यादा पैसेंजर वाला हेलीकॉप्टर हो, ये सब कॉम्प्लेक्स की क्राइटेरिया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स का मेंटेनेंस हमारा 145 करता है। और सीआरएम का जो सब पार्ट एफ होता है, सेक्शन सब पार्ट एफ, सब पार्ट एफ जो सेक्शन है ये केवल आपका अदर देन कॉम्प्लेक्स का मेंटेनेंस करता है, ठीक है। तो सब पार्ट एफ इज द मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस फॉर अदर देन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हम सब पार्ट एफ से कॉम्प्लेक्स का मेंटेनेंस नहीं करा सकते, उसके पास इतनी स्कोप नहीं है, ठीक है। उसके पास लिमिटेड स्कोप है कि बस आपका लिमिटेड है कि हम अदर देन कॉम्प्लेक्स का ही मेंटेनेंस सब पार्ट एफ से करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे अप्रूव्ड होता है, अगर आपके पास सीआरएम का अप्रूवल है तो सीआरएम में सब अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। कैम आपका कैमो भी अप्रूव्ड रहेगा और आपका सब पार्ट एफ भी अप्रूव्ड होगा, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मतलब डायरेक्टली आप पूरा फुल अप्रूव ले रहे हो। उसके बाद आ जाएगा एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस। ये बेसिक में बता देता हूँ क्या चीजें हैं। कैट ऑपरेशंस हो गया, कॉमर्शियल ऑपरेशंस हो गया, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा सीआरएम में, ठीक है। और एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट्स में बता देता हूँ, जैसे कि क्या होता है ना, कोई भी एयरलाइन हो, जैसे इंडिगो हो गया, विस्तारा हो गया, अभी नई एयरलाइंस ओपन हुई, आकाशा ओपन हुआ, अभी एक और एयरलाइंस आ रही हैं। तो जो भी एयरलाइंस है ना वो डीजीसीए के पास जाती हैं, पहले तो एनओसी के लिए, जिसे हम लोग अब पहले डीजीसीए को एप्लीकेशंस देना होता है। तो हमें कैसे एक एयरलाइन को एओसी मिलती है, एओसी इज द एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट क्या है कि हमें गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया कि हम फ्लाइंग ऑपरेशन करा सकते हैं या एयर ऑपरेशन करवा सकते हैं, कॉमर्शियल के लिए या फिर हम ट्रेनिंग के लिए करा रहे हैं, वो अपने ऊपर है। तो वो एओसी, हमें एओसी चाहिए होता है। और एओसी के काफी स्टेप्स हैं, 3 4 5 5 स्टेप्स होते हैं कि हमें कैसे एओसी अप्रूव होगा। 5 फेज होते हैं, उसको फेज बोलते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, ठीक है। तो 5 फेज होते हैं, वो हमें पढ़ना है। 3100 जो हमें कैप है वो हमें पढ़ना होता है, वो उसका पूरा मैनुअल है जिसे हम लोग बोलते हैं एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट का मैनुअल, ठीक है। और 3100 एंड 3300 ये मैनुअल्स हमें पढ़ने पड़ते हैं एओसी के लिए। तो बहुत बेसिक बेसिक्स है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड
हमें एओसी के लिए क्या करना होता है, एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है मौका से, जैसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मैं ये सब नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं जब क्लास करते रहेंगे हम लोग ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि इसके बारे में कहीं सुना था, ठीक है। तो मौका को बोलते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, हमें इनसे एनओसी चाहिए होता है, जैसे बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मीनिंग यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप फ्लाइंग ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपना जो भी एरिया है, साइट है, वो अप्रूव्ड साइट है, उसमें कोई इशू नहीं है, जो भी आपने साइट ढूंढा है, ठीक है, या जिस बेस पे भी आप ऑपरेशन शुरू करना चाहते हो, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उसी को बोलते हैं कि एनओसी मिल गया है। एनओसी मिलना बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अभी आप एयरलाइन एओसी ऑफ सर्टिफिकेट मिलने से आप बहुत दूर हो, ठीक है। तो आप, हम लोग सुनते रहते हैं ना लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कि इनको एनओसी मिल गया, एनओसी मिल गया है, ये बहुत बहुत हलवा चीज है उनके लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती है एनओसी मिलना। एनओसी सबको मिल जाता है, फिर वो 4-4 5-5 साल तक रुके रहते हैं, अप्रूवल नहीं मिल पाता है एओसी का, ठीक है। वो या नहीं दिखा पाते हैं, जैसे कि आपका जेट एयरवेज एग्जाम्पल है उसका। जेट एयरवेज को कितनी बार एनओसी मिला, क्या जेट एयरवेज स्टार्ट हुई? नहीं स्टार्ट हुई, ठीक है, वो ग्राउंड ही रह गया, वो अभी कभी नहीं उड़ने वाला। अदर ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पर्टिकुलर रिगार्डिंग कंटिन्यूअस एयरवर्दिनेस एंड मेंटेनेंस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कैरियन ऑन बोर्ड हम लोग सीरीज में पढ़ते हैं, तो ये सब सीरीज एक्स में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो प्ले कार्डिंग है ना, ये आपको हम लोग मैनुअल में देख लेंगे। मैनुअल मीन्स जो एक्ट एंड रूल्स है ना, रूल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। मार्किंग में ये सब हम बता देंगे, कैसे मार्किंग का क्या कॉन्सेप्ट है, रजिस्ट्रेशन का मार्किंग का क्या है, हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये सब पूछा जाता है। तो ये आपको सीरीज एफ में मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, मार्किंग कैसे होना चाहिए, एंड डॉक्यूमेंट्स कैरिड ऑन बोर्ड आपका सीरीज एक्स में मिलता है। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। ऐसे यहाँ पे ना बहुत बेसिकली नहीं लिखा है इन्होंने, इतना सिंपल नहीं दे दिया कि सीरीज एक्स से आपने ये पढ़ लिया, सीरीज एक्स में आपको ये मिल जाएगा, नहीं, ये आपको ही कैलकुलेट करना होता है, या एक तरह से एनालाइज करना होता है कि कौन से टॉपिक हमें किस एरिया में मिलेंगे, वहीं पे आप उन्हें पढ़ सकते हो। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अगर देखो वॉइस ब्रेक होती है या फिर क्लास कट होता है ना, तो आप एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना, डेमो वाले ग्रुप में, ठीक है। अगर मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ तो नेटवर्क वीक होता है ना, तो कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोई भी डाउट हो तो आप जस्ट आप बता देना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, और मे भी आपको बहुत चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अगर आपके लिए बहुत नया है ये CAR तो, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं सर्टिफिकेशन पे। सर्टिफिकेशन में वो बहुत बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन समझना होता है, इसलिए इसको लेवल 1 पे ही डिसाइड किया गया है, ठीक है। इसमें क्या हमें समझना है, जैसे सर्टिफिकेशन स्पेसिफिकेशन हमें समझना होता है। CS23 क्या है, CS25 क्या है, 27 क्या है, 29 क्या है, तो इनके लिए हमें जस्ट पढ़ लेना है कि ये किन के लिए अप्रूव्ड है। स्मॉल हेलीकॉप्टर, लार्ज हेलीकॉप्टर, ठीक है, स्मॉल एरोप्लेन, लार्ज एरोप्लेन, किस किन के लिए अप्रूव्ड है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि CS23 सर्टिफिकेशन इज अप्रूव्ड फॉर, तो आप बता देते हो स्मॉल एरोप्लेन। 25 लार्ज एरोप्लेन, 27 स्मॉल हेलीकॉप्टर या रोटर बोलते हैं, रोटर रोटर एयरक्राफ्ट, और 29 लार्ज रोटर एयरक्राफ्ट, सिंपल है। तो ये बस इतना नाम ही ध्यान में रखना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। टाइप सर्टिफिकेशन, TC हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, आपको 21 में भी मिलेगा, बट हमें TC के बारे में उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, जो भी हमारे रूल्स में दिया है। अब रूल्स स्टार्ट होता है 49 से। 49 जो रूल होता है ना, 49 to 49I, ठीक है, यहाँ तक ये केवल TC की बात करता है, टाइप सर्टिफिकेट की बात करता है। टाइप सर्टिफिकेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। टाइप सर्टिफिकेट वो होता है ना, जो आपके एयरक्राफ्ट का डिजाइन सर्टिफिकेट होता है, ऐसे जनरली हम बोलते हैं डिजाइन सर्टिफिकेट, ठीक है। अब आपके एयरक्राफ्ट में ऐसा क्या, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आपके एयरक्राफ्ट को डिजाइन को वेरी करता है, या एयरवर्दीनेस को ज्यादा वेरी करता है, या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा ना, तो पूरा एयरवर्दीनेस डिस्टर्ब होगा। तो सबसे मेन वाला आपको कंपोनेंट क्या देखने को मिलता है, इंजन। तो आप समझ में आते हो कि इंजन की एक टाइप सर्टिफिकेट आएगी, सिंपल है। तो जो ऐसे कंपोनेंट हैं जो हमारे एयरवर्दीनेस का डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उनका अलग से TC होता है, ठीक है। अब TC क्या है, थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में इसको आपको समझने के लिए, कि जैसे कि एक नई कार आती है अपने इंडिया में, तो हमारा गवर्नमेंट ये बोलेगा कि ये सेफ है, तो वो कंपनी बोल रही है कि हाँ ये सेफ है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि कैसे सेफ है, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो वो दिखाएगा कि देखो ये मेरी TC है, ठीक है। वो अपनी स्टैंडर्ड्स बताएगी कि देखो मेरे पास ये स्टैंडर्ड है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, वो अपनी स्टैंडर्ड्स ऐसे बताएगी गवर्नमेंट को, है ना, जिनसे भी अप्रूव्ड करना होता है।
तो अपने स्टैंडर्ड्स बता देगी, अल्फा बीटा गामा ये हमारी स्टैंडर्ड्स है, ये हमारा ऑपरेशंस है, इतना हमारी रिलायबिलिटी है, इतनी मेरी सेफ्टी रेगुलेशंस है, वो सब गवर्नमेंट को ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, समझ में आता है कि ठीक है हमारा जो मैनिफेस्टो है गवर्नमेंट का, जो अपना रेगुलेशंस है उस रेगुलेशंस के एरिया में ये लाई करता है, गवर्नमेंट को लगता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि वो जो कंपोनेंट है या जो कार है वो हमारे पूरा एरिया में लाई करता है, मीन्स ये जो कार है हमारे इंडिया में चल सकती है, इसकी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस कार के लिए टीसी अप्रूव करेगी, उसको बोलते हैं टीसी, टाइप सर्टिफिकेट। मीन्स वो जिस डिजाइन की कार थी वो अप्रूव्ड है, तो जैसे वो टीसी अप्रूव्ड हो जाती है वो कार इंडिया में आ जाती है। सेम एयरक्राफ्ट के लिए है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जब एक एयरक्राफ्ट रेडी करता है तो उसके लिए टीसी बनाता है, उन हर एक कंपोनेंट पे टीसी आती है, पूरे एयरक्राफ्ट की भी आती है, कंपोनेंट का भी आता है। उन हर एक कंपोनेंट का आएगा जो पूरे एयरक्राफ्ट की डिजाइन को वेरी कर सकते हैं और पूरे एयरवर्दीनेस स्टैंडर्ड को वेरी करेंगे। तो वो पूरी चीजें क्या होंगी ना, डीजीसीए अप्रूव्ड करेगा। फ्यूजलाज का पूरा अलग ही टीसी आएगी, फ्यूजलाज का क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या नहीं है, कैसा है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ कितना है, कितना सहन है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आती हैं। फिर इंजन की रिलायबिलिटी आती है, जैसे कि अभी नया इंजन अभी इंडिया में पूरा, अभी वर्ल्ड वाइड आप जो भी पढ़ रहे हो बेसिक बेसिक, तो आपने सुना होगा कि टर्बो फैन इंजन इज द बेस्ट इंजन। अभी सबके पास मॉडर्न में सबसे ज्यादा टर्बो फैन इंजन आपका चल रहा है। ठीक है, प्राइट विटनी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और CFM 5 6 आप देख ही रहे हो जो भी यूज हो रहा है। IAE का इंजन अभी कम होने वाला है, इंडियन एरो इंजन, इंटरनेशनल एरो इंजन जिसे बोलते हैं। CFM लीप चल रहा है, इंडिगो के पास पूरा CFM लीप ही है, मोस्टली CFM लीप है, और PW के इंजन है, 2 टाइप्स के वो भी इंजन है PW के। ठीक है, और IAE के एक ही इंजन है। ठीक है, 2527A5 वाला जो इंजन है, एंड आपका लीप में 3 तरह के इंजन है, 26 28 और 32। ठीक है, और CFM लीप में, और अब CFM में एक और आता है CFM 56। ठीक है, CFM लीप 56 ब्रावो, ये भी इंजन है, ये एयर इंडिया के पास जनरली देखने को काफी मिलता है। ये पहले एयर इंडिया के पास था, इंडिगो के पास ये इंजन बंद कर दिया था, इंडिगो इनको फ्लाई नहीं कर रहा था, बट अभी बीच में फिर ये इंजन आने लग गए हैं CFM के, कई सारे रजिस्ट्रेशन एयरक्राफ्ट आ गए हैं जिनके पास ये भी इंजन आ गए हैं। तो अब ये जो इंजन में वेरिएंट्स है ना, कि अलग अलग ऑर्गेनाइज अलग अलग मैन्युफैक्चरर ने डिजाइन किया, तो ये मैन्युफैक्चरर्स ने ये रिलायबिलिटी देता है कि देखो मेरा इंजन सेफ है, हमारी एयरक्राफ्ट कितनी साल तक सेफ रहेगी इस इंजन के साथ में, इसका मेंटेनेंस क्या होगा, ओवरऑल कितने टाइम पे होगा, ये सारा डेटा DGCA के पास आता है। ठीक है, वो पूरा डेटा देखने के बाद DGCA अपनी स्टैंडर्ड देखता है कि हमने जो भी इंजन अपने इंडिया में अप्रूव्ड करी हैं वो इंजन क्या वो उस क्राइटेरिया का, या वो जो हमारी परफॉर्मेंस लिस्ट है उसमें ये लाई करता है इंजन की नहीं। अगर उसमें ये इंजन लाई करता है तो उसकी टीसी को अप्रूव कर देगा, मीन्स वो उस तरह का इंजन वाला एयरक्राफ्ट हमारे इंडिया में फ्लाई कर सकता है, या इंडियन गवर्नमेंट कोई भी हो उसे खरीद सकता है। ठीक है, और अब इंडिया में रजिस्टर्ड कर सकता है। ऐसे एरोप्लेन जो इंडिया में सर्टिफाइड नहीं है या उनकी टीसी इंडिया में सर्टिफाइड नहीं है वो इंडिया में आएंगे ही नहीं। ठीक है, ना फ्लाई कर सकते हो, ना उसको ऑपरेशन कर सकते हो। तो एक एयरक्राफ्ट को इंडिया में लाना बहुत आसान चीज नहीं है, बहुत कहानियां होती हैं, हम लोग देखेंगे कैसे एक एयरक्राफ्ट इंडिया में आता है, क्या क्या होता है, उसका रजिस्ट्रेशन का क्या गेम होगा, सियाफे के लिए क्या होगा और टीसी के लिए क्या होगा। तो ये 3 मेन सर्टिफिकेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन और टीसी के बिना कुछ नहीं होता। सबसे पहले काम इन्हीं का होता है, अगर कोई भी एयरक्राफ्ट इंडिया में लेके आ रहे हो, जैसे बोइंग 777 मैक्स है ना, 737 मैक्स, इस तरह के एयरक्राफ्ट बोइंग ने लेके आया। इंडिया में बहुत कम इंजीनियर्स थे, इनके हैं ही नहीं, ना के बराबर है। तो इन्होंने क्या किया, पहले इंस्ट्रक्टर हायर किए, पहले इंस्ट्रक्टर्स को पढ़ाया, इंजीनियर्स को पढ़ाया, इंजीनियर्स पढ़ेंगे तब इंजीनियर साइन कर पाएंगे उस एयरक्राफ्ट को, क्योंकि अपने पास है ही नहीं इंजीनियर, तो कहाँ से साइन करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। और देखो मैंने एक सिंपल सा लाइन, अभी इसको कंक्लूड करता हूँ, मैं एक बहुत यूनिक इंजन लेके आया जो इंडिया में कभी नहीं आया हो, तो उसको मान लो हमारे पास है, वो बीटा टाइप का इंजन है। ठीक है, अब क्या होता है, बीटा टाइप का इंजन लाया, ये बीटा टाइप का इंजन हमारे इंडिया में है ही नहीं, कभी नहीं आया था। मीन्स ये जो इंजन टाइप एयरक्राफ्ट है ये इंडिया में टीसी अप्रूव्ड नहीं है, तो अब मेरे को बहुत ज्यादा गेम करना पड़ेगा डीसी के साथ में, अब पैसे भी बहुत खिलाने पड़ते हैं। डीसीए क्या बोलेगा, मेरे पास जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं वो इस इंजन को जानते नहीं है। तो आप बोलोगे सर तो क्या करना होगा, तो डीसीए बोलता है हमारी ये पूरी रूल्स है, पॉलिसी है, वो हमें ही करना होता है। तो हमको क्या करना है अभी,
क्योंकि ये हमारे लिए बहुत नया इंजन है, डीजीसीए इंस्पेक्टर्स के लिए भी बहुत नया इंजन है, तो डीजीसीए मांग करेगा कि आप मेरे इंजीनियर्स को लेके जाओ, पहले इस इंजन पे उन्हें स्टडी कराओ, मतलब जितने भी डीजीसीए इंस्पेक्टर्स हैं, तो पहले वो डीजीसीए इंस्पेक्टर्स इस इंजन की स्टडी करेंगे। आप उनको पढ़वा रहे हो, आप खर्चा सब आप ही उठाओगे, एक्सपेंसेस। उसके बाद वो इंजन को पूरा जब समझ लेते हैं, तब वो डिसाइड करेंगे कि वो उसकी टीसी इंडिया में अप्रूव्ड होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इतना कहानी चल रही होती है। फिर वो इंजन आएगा इंडिया में, फिर पूरा वो डीजीसीए सर्टिफाइड होंगे, वो जितने इंस्पेक्टर्स होंगे उनकी पूरी ओजेटी फाइनल हो जाएगी, तो वो सर्टिफाइड होंगे, सर्टिफाइड इंस्पेक्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद वो इंजन अप्रूव्ड होगा इंडिया में, तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए कोई भी एयरलाइन कोई भी नई टाइप का इंजन नहीं लाना चाहती है, वो इसीलिए क्योंकि उसके लिए फिर जो प्रोसेस है ना बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो इंजन ऑलरेडी अप्रूव्ड है इंडिया में, वही इंजन वापस बार बार लेके आते हैं। वही इंजन आपको इंडिगो में मिल जाएगा, वही इंजन आपको एयर इंडिया में मिल जाएगा, सेम सेम। और अभी अकाशा एयर आई तो वही इंजन लेके आई जो आपके पास ऑलरेडी इंडिया में थी, अप्रूव्ड टीसी थी, वही इंजन लेके आई। वो भी कोई नया इंजन लेके नहीं आया, बस इसीलिए कोई इतना वेस्ट नहीं करना चाहता अपना टाइम। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अभी बेसिक्स है, अभी हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे इन सारी बातों पे, कैसे क्या क्या होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। CR21 इज द डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बता दिया ये कैसे हमारी डिजाइन होने वाली है। एंड डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है, 15 17 18 आपकी सीआर में पूरा मेंशन है। सीआर में हम सीरीज एक्स में ही डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरिड ऑन बोर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, रेडियो स्टेशन लाइसेंस क्या है, ये सब होना चाहिए, कैरिड ऑन बोर्ड होना चाहिए। कंटिन्यूइंग एयरवर्दिनेस 21। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीआरएम। सीआरएम को अच्छी समय समझना है, एयरवर्दिनेस क्या होती है, कैसे मेंटेन करना है, किसी भी एयरक्राफ्ट जो हमारी इंडिया में आ रही है उस इंडिया का मेंटेनेंस कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सीआरएम में। तो सीआरएम का सेक्शन बी, ठीक है, और सेक्शन सी आपका डिफाइन करता है अभी पुराना वाला जो सीआर के अकॉर्डिंग है, अभी नया वाला में भी वही है। ठीक है, सेक्शन, ये सेक्शंस चेंज नहीं हुए हैं, कुछ एडिशनल आए हैं, बट ये सब सेक्शन जो पुराने हैं वो पुराने हैं। ठीक है, बस एडिशनल चीजें आई हैं, वो चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है और एयरवर्दिनेस है, वो ये डिफाइन करते हैं सीआरएम में कि हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट अगर इंडिया में आता है तो उस पर मेंटेनेंस प्लानिंग कैसे होगी। जैसे कि हम एक बेसिक्स एग्जांपल है कि हमारे पास कोई भी कार होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कार की एजेंसी में जाते हैं। आप यही करते हो ना, सिंपल। आप कार की एजेंसी में जाते हो, वो लोग आपके पास एक चेकलिस्ट दिए होते हैं, या फिर वो खुद बताएंगे कि सर आपके कार का इतना आवर्स हो गया या इतने डेज हो गए, आप आके क्या करो, इसका सर्विसिंग करा लो। आप नहीं कराओगे तो फिर वो कार की रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसकी इंजन की रिलायबिलिटी चली जाएगी। ठीक है, अगर आप ज्यादा चाहते हो कि ज्यादा दिन तक वो कार चले, तो उसकी रिलायबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। सेम वही काम हम भी कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं सर्विसिंग में। ठीक है, तो इंजीनियर सेम ही है, उसी तरह से ये भी एयरक्राफ्ट को बस सर्विस कर रहे हैं, तो मेंटेन करना है उनको। तो हमारा एयरक्राफ्ट भी ऐसा ही है, तो उसको मेंटेन करना है उसके टाइम साइकिल पे। तो अब ये टाइम साइकिल कैसे समझ में आता है, कब किसकी क्या सर्विसिंग करना है, कौन सा मेंटेनेंस करना है, क्या चेंज करना है, वो डिसाइड करता है मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर हमें एक डेटा देता है, उसको बोलते हैं जस्ट मैन्युफैक्चरर मैनुअल, एएमएम बोल देते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल। ठीक है, या फिर हम उसे एमपीडी भी बोल देते हैं, मेंटेनेंस प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मेंटेनेंस प्लानिंग डॉक्यूमेंट एमआरबी बनाती है, मेंटेनेंस रिव्यू बोर्ड। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बेसिक बेसिक समझाऊंगा कैसे ये हो रहा होता है, तब जाके एक एएमएम बनता है। एएमएम बस ऐसा इजी नहीं होता है कि मैन्युफैक्चरर अपने मन से बैठ गया और बना दिया एएमएम कि इस तरह से आप क्या करोगे, मेंटेनेंस करोगे। इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है एएमएम बनने का। इसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे डीजीसीए के पास कहानियां है ना आपको पेपर में फिल करने के लिए, सेम उसी तरह की कहानियां हैं एएमएम बनने पे। ठीक है, जब एक एएमएम अपने इंडिया में आता है ना, या कोई भी एयरक्राफ्ट आ जाता है इंडिया में, उसके लिए एएमएम आता है जो कि उनका मैन्युफैक्चरर से आता है। इस एएमएम पे हम मेंटेनेंस नहीं करा सकते। ठीक है, ये एएमएम बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ही लेंदी है। तो हर एक एयरलाइन, जैसे इंडिगो हो गया, विस्तारा हो गया, कोई भी एयरलाइन हो गई, हर एक एयरलाइन क्या करती है, उस एएमएम के बेस्ड डॉक्यूमेंट बनवाएगी अपना मेंटेनेंस करने के लिए, ताकि वो प्रोसेस इजी हो जाए, और उसके और बेसिक डिटेल्स में समझाएगी कि इसका मेंटेनेंस ऐसे होगा, इसका मेंटेनेंस ऐसे होगा। वो कैसे होगा,
तो एएमएम पे बन के आता है हमारे पास एएमपी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्लानिंग, ये इसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम। अब ये एएमपी बनाती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन, ये काम किसका होता है? सीआरएम का, ठीक है। तो जब भी कोई एयरलाइन किसी भी एयरक्राफ्ट को लेके आती है तो उन एयरक्राफ्ट कैटेगरीज को क्या करती है? एएमपी बनवाती है। अब ये एएमपी अप्रूव्ड कौन करता है? डीजीसीए, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम सीआरएम में देखेंगे। उसके बाद बाकी कैमो आप समझ ही गए, एआरसी का काम करेगा, ठीक है। और सब पार्ट एफ सीआरएम का जो बेसिक इंपॉर्टेंट सब पार्ट एफ है वो बता दिया। सब पार्ट एफ क्या करेगा? वो अदर देन कॉम्प्लेक्स का मेंटेनेंस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी एडीटीओ एटॉप्स के बारे में आपको बता दिया था। एक बेसिक्स में आपको बता देता हूँ, एडीटीओ एटॉप्स में क्या है। ये एक्सटेंडेड टाइम ऑपरेशन होता है, या फिर हम एक्सटेंडेड डाइवर्जन टाइम ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अब ये केस कब होता है? जैसे कि हमारे पास 2 इंजन एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो मान लो अगर हम फ्लाइंग कर रहे हैं, एक इंजन फेल हो गया, तो क्या कर सकते हैं? क्या एक इंजन पे हम फ्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कितने टाइम तक फ्लाई कर सकते हैं एक इंजन पे? अगर हमारे पास 3 इंजन एयरक्राफ्ट है तो कितने टाइम तक फ्लाइंग करेंगे 3 इंजन के साथ में, ठीक है। अगर एक इंजन फेल हो गया, मान लो उसमें 2 इंजन और फेल हो गया, एक ही इंजन बचा 3 इंजन एयरक्राफ्ट में, तो एक इंजन के साथ कितने आवर्स तक फ्लाइंग कर सकते हैं? ये सब डिसाइड करता है इडॉप्स एंड एडीटीओ मैनुअल्स। ये हमें गाइड करता है कि कैसे आपको चलना है, ठीक है। और 4 इंजन एयरक्राफ्ट है, अगर 2 इंजन फेल हो गया तो क्या होगा? कैसे हम ऑपरेट करेंगे, कितने आवर्स की फ्लाइंग हो सकती है, मतलब हम कितने टाइम तक अभी इन द एयर रह सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन हमें एडीटीओ एडॉप्स की मैनुअल हमें गाइड कर देंगे, ठीक है। ये सेक्शन 2 में नहीं मिलेगा, ये ऑपरेशंस वाले सेक्शन में मिलेगा जो कैप्टन पढ़ते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। आर्विएशन क्या होता है? जस्ट ऐसे भी है, ये एक तरह से ट्रैफिक के बारे में गाइडेंस करता है। अब आर्विएशन का क्या है वो हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि हमारे पास ट्रैफिक में मेंटेन कैसे करते हैं एयरक्राफ्ट में, तो ट्रैफिक मेंटेन ऐसे होता है कि हम हाइट, अलग अलग हाइट पे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, कि एक एयरक्राफ्ट ये है, एक एयरक्राफ्ट ये है, ठीक है। इनके बिटवीन में जो गैप है वो 2000 फीट का गैप मेंटेन करते हैं, ध्यान में रखना, 2000 फीट का, ठीक है। 2000 फीट का गैप मेंटेन करते हैं हाइट, इसके बिटवीन कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करेगा। ये उस केस में होगा जब आप एक नॉन आरवीएसएम एयर स्पेस में हो। नॉन आरवीएसएम एयर स्पेस होता है और एक आरवीएसएम एयर स्पेस होता है, ठीक है। 2 तरह के स्पेस होते हैं, नॉन आरवीएसएम और आरवीएसएम, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा, अभी इस पे हम लोग ज्यादा नहीं जाने वाले हैं। एक बेसिक्स बता देता हूँ कि अगर आपका एयरक्राफ्ट नॉन आरवीएसएम सर्टिफाइड है तो वो उसी एयर स्पेस में फ्लाई करेगा जो नॉन आरवीएसएम है, या फिर 2000 का गैप मेंटेन करेगा अदर एयरक्राफ्ट से। और जो एयरक्राफ्ट आरवीएसएम सर्टिफाइड है वो एयरक्राफ्ट 1000 का गैप मेंटेन करेगा। मींस उसके लिए जो 2000 वाले जो गैप मेंटेन करने वाले लिमिटेशन था ना, वो रिड्यूस हो जाता है, वो 1000 गैप पे भी फ्लाई कर सकता है, ठीक है। तो वो आरवीएसएम हो जाती है। तो डीजीसीए ने ये पूरा स्टैंडर्ड बना के रख दिया कि इतना से इतना 1000 तक आरवीएसएम एयर स्पेस है और इतना से इतने 1000 तक क्या है? नॉन आरवीएसएम एयर स्पेस है। तो ऐसे जनरली आपको बता देता हूँ, 29,000 से जैसे आप ऊपर जाओगे वो सब आरवीएसएम एयर स्पेस होता है, उसमें नॉन आरवीएसएम एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करेंगे 29,000 से। और 29,000 से बिलो सब नॉन आरवीएसएम एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। आरवीएसएम अप्रूव्ड एयरक्राफ्ट ऊपर ही जाएंगे, वो नीचे भी फ्लाई कर सकते हैं, ऊपर भी फ्लाई कर सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। बट जो नॉन आरवीएसएम एयरक्राफ्ट है वो आरवीएसएम एयर स्पेस में फ्लाई नहीं कर सकता, मींस 29,000 फीट से ऊपर वाले एयर स्पेस में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वाला जो एयर स्पेस है उसमें जितने भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे उनके बिटवीन गैप कितना होगा? 1000 का केवल गैप होगा। तो ये 2000 का इनका रूल है, तो 2000 का गैप ऊपर मेंटेन नहीं कर पाएंगे ये, इसलिए इनको फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बाकी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट आपका सेकंड लास्ट आता है सेफ्टी, एसएमएस। सेफ्टी हमने आपको बताया था कि सेक्शन 1 सीरीज सी पार्ट 1 में हम लोग करने वाले हैं, तो वहां से हम लोग एसएमएस देख लेंगे। 3 to 4 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं जो कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद लास्ट वन आएगा फ्यूल टैंक सेफ्टी। फ्यूल टैंक सेफ्टी आपको 2 जगह से पढ़ना है, ठीक है। सीआरएम से भी आपको देख लेना है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलता है, और आपको सीआर 145 में भी देखने को मिल जाएगा, 2 जगह से मिल जाएगा। और एक मैनुअल है, ठीक है, एसएफआर करके, ठीक है, और फा का एक मैनुअल है, ठीक है। वो मैनुअल से भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, वो मैं नोट है मैंने बनाया हुआ है, वो नोट मैं आपको दे दूंगा,
ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारा पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हमारा सिलेबस हो गया। मीन्स 10.9 मैंने आपको बोला था 9 सब मॉडल्स हैं, ये पूरा 9 सब मॉडल्स हैं। ठीक है, इतना आपके सिलेबस होते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को अभी तक कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, अभी हम लोग आ जाएंगे ना प्लान कैसे करना है, ठीक है ना, अपने स्टडी का कैसे आपको अप्रोच करना है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिक जो भी थियोरेटिकल था मैंने आपको समझा दिया है। आई थिंक ये पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में मिल जाती होंगी, ठीक है। इसको मैं अपडेट करता रहता हूँ, जैसे सेशन होते हैं ना तो उसको अपडेट करता हूँ मैं, जो भी चेंजेस रहती हैं या फिर एग्जाम में अभी चेंजेस या पैटर्न्स आ रहे हैं तो उसके बेसिस पे अपडेट करता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं या कौन सा सीआर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कर रहा है या कोर बुक बन रहा है, ठीक है। उसका प्रेजेंट एरिया क्या रह रही है, तो उसके बेसिस पे इसको अपडेट करता हूँ। तो इसको सिंपली आप फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत बेसिक मैंने गाइड कर दिया है कि आपको क्या क्या ओवरऑल क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है सीआर में। तो बेसिकली हमने यहाँ पे हमने मेंशन किया है CR 145 जो कि हमारा कोर बुक है। सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज एक्स, सीरीज टी एंड सीरीज एफ, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। एसएमएस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एफटीएस इंपॉर्टेंट है, 66 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास मैनुअल हो जाता है। तो ओवरऑल जो भी हमारे पास कोर बुक था वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये हमारे कोर बुक्स हैं, इनको तो हमें आपको फुलफिल करना ही है, कंप्लीट ही करना है, ठीक है। उसके बाद सबके लिए एक बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन रख दिया कि किसमें कितना आपको गाइड करना है। अभी जो 2025 का है उसमें काफी कई चीजें चेंजेस हुए हैं, जैसे CR 145 में चेंजेस है, एम में चेंजेस है, और एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन करके भी आया है जो थोड़ा हमें देखना है। तो उनके जो चेंजेस हैं वो मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। एंड बाकी सारी चीजें तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई दी। अनेक्स, ठीक है, सीरीज, सर्टिफिकेशंस, एपीएम पढ़ना नहीं है। तो ये ओवरऑल हो जाता है। तो हम लोग का जो अप्रोच रहता है ना क्लास का वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे चल रहा होता है। देखो हम लोग पहले कवर करते हैं CR 145, ठीक है। सीआर हमारा कोर ये होता है, तो तीसरे CR 145 करते हैं, उसके बाद एफटीएस करते हैं जो हमारा कोर है, एसएमएस करते हैं ऐसे, और 66, उसके बाद हमारा आता है सीरीज। सीरीज करने के बाद हम लोग आते हैं सीआरएम, ठीक है। और सीआरएम जो सीरीज होता है ना, सीरीज के साथ में हम लोग रूल्स भी देखते हैं, रूल्स एंड एक्ट, ठीक है। ये भी हम लोग कवर कर लेते हैं। और सीआरएम हम कवर करते हैं। सीआरएम के बाद जो भी हमारे एओसी ऑपरेटर्स है, जैसे मैंने आपको बताया आरवीएसएम्स हो गए, एडीटीओ हो गया, ठीक है, एओसी ऑपरेटर्स हो गए, लास्ट में इनको करते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था मॉडिफिकेशन रिपेयर, एसीज वगैरह जो आ रही हैं, तो मॉडिफिकेशन रिपेयर भी हम लोग लास्ट में करते हैं। मीन्स हमारा जो कोर स्टैंडर्ड है ना वो ये है कि हम लोग CR 145 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोर हमारा CR 145 है। 10-12 क्वेश्चन हमसे यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 या 5 का रेंज रहता है एफटीएस में, 4 to 5 का रेंज रहता है एसएमएस में, 66 से भी 3 to 4 क्वेश्चन का रेंज होता है, एसएमएस में 9 क्वेश्चन का रेंज होता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का। सीआरएम से ज्यादा रेंज नहीं होता, 1 से 2 क्वेश्चन का रहता है। एडीटीओ, इटॉप्स, इस तरह के टॉपिक, एएसी के टॉपिक जो भी हैं, इनका मतलब पॉसिबिलिटी है 1/100 वाला पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मीन्स आएगा भी नहीं भी आएगा, इसमें कोई भी हमारा श्योरिटी नहीं होता कि इनसे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। सीआरएम से जनरली 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बाकी एओसी हो गया, आरवीएसएम हो गया, एडीटीओ हो गया, इनके लिए कोई गारंटी नहीं होता कि कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया या फिर कुछ भी नहीं आएगा। बट जो हमारा कोर है उनके लिए तो गारंटेड है कि उनसे क्वेश्चन उन्हीं से बनता है, तो वो आएगा। रूल्स एंड एक्ट से भी हमें 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो जो हमारा कोर होता है जिसमें हमें पता है 100% कि इनसे क्वेश्चन आने वाला है, उसको हम लोग पहले कवर करते हैं। और जिन पे हमें पता है कि क्वेश्चन आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, उनके लिए पॉसिबिलिटी 0% की है, ठीक है।
तो उनको हम लोग एकदम लास्ट में कवर करते हैं, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा अपना कोर हो गया। कोई बोर तो नहीं हो रहा है? No, sir. अब जो आपका जो 145 है ना, हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो प्रेजेंट आपका जो अपडेटेड है उसको ही हमने ओपन किया है। ठीक है, प्रीवियस सेशन में मैंने थोड़ा बहुत इसको पढ़ाया था, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। वैसे प्रीवियस सेशन में इससे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, इसका 2025 से ही अपडेट्स है, उसके बाद ही इनसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, या जो भी चेंजेस हैं हुए हैं। ठीक, तो आप देखोगे तो इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है अप्रूवल ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। पहले लिखते थे अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो थोड़ा बहुत नाम में भी चेंजेस इन्होंने कर दिया। ठीक है, इसका जो अभी लेटेस्ट रिवीजन चल रहा है वो इशू 3 रिवीजन 0, ये इसका लेटेस्ट रिवीजन है। तो जस्ट जनरली पूछ लेता है कि व्हाट इज द 145, तो आपका आंसर होता है कि 145 इज द अप्रूवल ऑफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। अब से आपका आंसर ये रहेगा, अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं बोलोगे। ठीक है, कंटेंट पे आ जाएंगे, जो कि बेसिक बेसिक कंटेंट है। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कौन है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारा मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी कौन है, तो आप बोलोगे सर डीजीसीए इज द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। सिंपल है ना? तो इसमें ये वाला 145.1 में आपका ये डिफाइन करके रख रहा है कि डीसीए इज द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। एंड स्कोप, इसको हम लोग देख लेंगे कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितने तक, किस लिमिट तक मेंटेनेंस करने वाला है, वो हमारा स्कोप होगा। एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट, हमें किस तरह से सर्टिफिकेट मिलेगा, वो एप्लीकेशन है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पहले वाले सीआर में नहीं था, बस सिंपल सा एक फ्रेज था। ठीक है, उतना ही था, बट ये कोई एक टाइटल टाइप का नहीं था। अब यहाँ पे इन्होंने एक टाइटल कर दिया। टर्म्स एंड अप्रूवल सेम था, फैसिलिटी रिक्वायरमेंट सेम है, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स पूरा सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब देखो क्या होता है ना कि हमें सीआर 145 में कंटेंट भी पूछ लेता है कि 145.8.30 व्हाट इज, ये पूछता है। आपका आंसर क्या होता है कि सर दिस इज द पर्सनल रिक्वायरमेंट, ऐसे पूछ लेता है। या फिर आपके एग्जाम में लिख देता है कि पर्सनल रिक्वायरमेंट, जस्ट इतना ही लिखेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखता है सीआर में। पर्सनल रिक्वायरमेंट, और आपके ऑप्शंस दे देगा 1458.30, 1458.35, 1458.48, कौन सा है। आप बता दोगे सर 1458.30 इज द पर्सन रिक्वायरमेंट, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके डीसीसीए में पूछ रहे हैं, तो पहले भी पूछे, अभी भी पूछ रहे हैं। A.30 इज द सपोर्ट एंड सर्टिफाइंग स्टाफ। सर्टिफाइंग स्टाफ क्या होता है, जिनके पास लाइसेंस होता है और ऑथराइज्ड होते हैं एयरक्राफ्ट को रिलीज साइन करने के लिए। ठीक है ना, रिलीज साइन करने के लिए। सपोर्ट स्टाफ वही स्टाफ होते हैं जो रिलीज साइन करने के लिए सर्टिफाइड नहीं होते हैं, ये बेस में बस काम करते हैं। लाइसेंस इंजीनियर होते हैं, बेस में काम करते हैं, सर्टिफाइंग स्टाफ को सपोर्ट करते हैं बस। ठीक है, उनके पास ऑथराइजेशन नहीं होता। उसके बाद आ जाएंगे एयरवर्दिनेस रिव्यू स्टाफ, इनके बारे में भी बताएंगे ये क्या होते हैं। जो भी एआरसी वाला काम करते हैं ना, वो एयरवर्दिनेस रिव्यू स्टाफ करते हैं, एयरवर्दिनेस रिव्यू सर्टिफिकेट का काम। ठीक है, इक्विपमेंट टूल्स, ये भी हमें ध्यान में रखना है, A.40 है। कंपोनेंट्स A.42 है, इनसे भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, आगे आ जाएंगे हम लोग। A.45 मेंटेनेंस डेटा इज द इम्पोर्टेंट। हम मेंटेनेंस किस बेसिस पे करते हैं, कौन से डेटा हैं जिनके बेसिस पे हम मेंटेनेंस करेंगे, तो इसलिए हमारे लिए मेंटेनेंस डेटा A.45 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें साइन ऑफ करके ऑथराइजेशन आएंगे। ठीक है, आपका रीचेक आएगा, री इंस्पेक्शन आएगा। व्हाट इज द री इंस्पेक्शन, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, री इंस्पेक्शन क्या है, उसके बारे में इन्फॉर्म करिए, बताइए। तो ये सारे टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, ये पूरा सेम है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है, जहां भी चेंजेस हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस ये पूरा सेम है। अब इसमें एक लाइन है जो कि अलग आई है, जैसे यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड चेंज और स्टैंडर्ड रिपेयर।
ये वाली लाइन पहले नहीं थी, अब ये इन्होंने ऐड किया है। सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस आफ्टर एम्बॉडीमेंट ऑफ स्टैंडर्ड चेंज और स्टैंडर्ड रिपेयर। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये सीआर की लाइन है, बट एक बेसिक सिंपल लाइन में मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने इसमें पहले ये नहीं डिफाइन किया था कि हमारा जो कंपोनेंट है वो अगर उसका पूरा मॉडिफाई कर रहे हैं वो कंपोनेंट, तो उसके बाद उसका सर्टिफिकेशन का क्या रोल होगा। ठीक है, ऐसे जनरल सर्टिफिकेशन ही करते थे, सीआरएस देते थे। बट अब इन्होंने थोड़े बहुत सीआरएस में चेंजेस लाए हैं कि अगर पूरी तरह से एक मॉडिफाइड कंपोनेंट है तो उसको सीआरएस कैसे देने वाले हैं, या फिर उसका पूरा स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है या रिपेयर्ड मॉडिफाइड है, ठीक है, तो उसका सीआरएस कैसे देने वाले हैं, उनमें इन लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस लाया है ना, बस डॉक्यूमेंटेशन का चेंजेस है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है कि हम कोई अलग रूल लेके आ रहे हैं सीआरएस देने का। ठीक है, सेम सारी वही कहानी है। रिकॉर्ड कीपिंग ये भी था, सेम था, बट ये सेपरेट नहीं था, जैसे इन्होंने लिख दिया ना रिकॉर्ड कीपिंग, ये सेपरेट नहीं था, ठीक है ना, सिंपली उसी में मेंटेन था एक ही पॉइंट में, तो इनको अलग से कर दिया। अकरेंस रिपोर्टिंग ये भी पूरा अलग से नहीं था, बस सिंपल इन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये सब अलग, सब सेम है। मेंटेनेंस जो प्रोसीजर है ना ये पूरा अलग है। पहले जो A.65 था ना, अभी आप लोग जितना ना पढ़ते थे सेफ्टी एंड क्वालिटी पॉलिसी, वो सब A.65 में आता था। अब ये पूरा चेंज कर दिया जो नए सीआर है, अब 8.65 नहीं है वो। ठीक है, अब वो उसका चेंज ही कर दिया, उसका नाम ही हटा दिया, जस्ट उसका नाम मेंटेनेंस प्रोसीजर रख दिया। तो अभी जो लोग 8.65 पहले पढ़े हैं वो इसको नहीं समझ पाएंगे, उनको लगेगा क्या ही लगा दिया यहाँ पे, वो पूरा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये पूरा चेंजेस है यहाँ पे। 8.70 एमओई था, सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्रिविलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम है, चेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन सेम है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अब इसमें क्या चेंजेस किया है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो लास्ट वाली कुछ पॉइंट्स है ना ये एक्स्ट्रा बस ऐड कर दिया है, बाकी ये जो लाइन है स्टेटमेंट है वो पूरा सेम है, कुछ भी नया स्टेटमेंट नहीं है। वैलिडिटी वाली भी स्टेटमेंट सही है, फाइंडिंग वाली भी स्टेटमेंट सही है। अब जो A.95 फाइंडिंग करके आया है, फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन, ये भी पूरा नया है सीआर के लिए, ये पहले सीआर में नहीं था। ठीक है, और ये सारी चेंजेस क्यों आ रही है ना मैं आपको क्लास में समझाऊंगा कि ये चेंजेस क्यों आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हुई है सीआर 145 प्रीवियस सीआर 145 की वजह से, और कितना ज्यादा लैक ऑफ मेंटेनेंस हुआ है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड हुआ है। ठीक है, क्यों ये चेंजेस आ रही हैं तो वो थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद A.155, पहले हमारी सीआर यहाँ पे एंड हो जाती थी 95 पे। ठीक है, 95 पे हमारी सीआर एंड थी, इसके बाद हमारा 145 में कुछ भी नहीं था। बट अब जो सीआर है इसमें बहुत सारी पॉइंट है। A.140 आ गया, A.155, A.200 मैनेजमेंट एंड सिस्टम, ये सीआर में कुछ नहीं था, ये पूरा एसएमएस का पार्ट होता था। सेपरेट एक एसएमएस होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एविएशन का ऑर्गेनाइजेशन होगा, चाहे वो फ्यूल कंपनी होगी, चाहे वो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होगी, चाहे वो एक कैमो होगा, ठीक है, चाहे वो एक वर्कशॉप होगी, उसके पास एक एसएमएस का अप्रूवल होगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं। एसएमएस हर एक एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, अप्रूव्ड माना जाता है, उसके लिए रखना ही पड़ेगा, कॉम्प्लाई करना पड़ता है एसएमएस को। ठीक है, बट इन्होंने क्या बोला कि ठीक है आप सेपरेट एसएमएस रखते हो, लेकिन अब आपको 145 के अंडर ही हम आपको एसएमएस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर आप 145 ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हो तो आपको एक अलग से जो एसएमएस प्लानिंग करना था वो तो आप करोगे, इसके विद इन ही एक एसएमएस की मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक मैनेजमेंट इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये भी समझाऊंगा थोड़ा, अभी उतना नहीं समझ में आएगा। इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए इंटरनल सेफ्टी रिपोर्टिंग सिस्टम आ गया, पहले ये नहीं था, ये पूरा एसएमएस का पार्ट है, ये सेपरेट एक एसएमएस का पार्ट है कि क्या होता है, कोई भी हजार्ड होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका हम रिपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, पूरा 145 के अंडर ही इन्होंने एक रिपोर्टिंग सिस्टम ला दिया, तो अब एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये सारी कहानियां कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग ये था 75 में। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। बाकी प्रोसीजर फॉर डीजीसीए ये हमें पढ़ना नहीं होता है, सेक्शन बी इज द डीजीसीए प्रोसीजर्स। ठीक है, वो कैसे हमें एक 145 ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव्ड करती है, किस तरह से इंस्पेक्ट करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सेक्शन बी में होता है, तो सेक्शन बी हमें पढ़ना नहीं है, इसमें सेक्शन बी दिया हुआ है बट हमें पढ़ना नहीं होता वो सब। ठीक है, बाकी अपेंडिक्स हमें पढ़ना है, सीए फॉर्म 1 इज द कंपोनेंट सर्टिफिकेट्स, क्लास रेटिंग्स पढ़ना है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट्स पढ़ने हैं, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड ये देख लेना है, सीए फॉर्म 4, सीए फॉर्म 6, सीए फॉर्म 2, अपेंडिक्स फ्यूल टैंक सेफ्टी तो हमें पढ़ना ही है ना। अब मैंने आपको सिंपली बता ही दिया था फ्यूल टैंक सेफ्टी हमें कहाँ से पढ़ना होता है। क्लियर है सबको?
यस सर। ठीक है, अभी हम लोग आ जाएंगे ना बहुत बेसिक सीआर पे कि हमारा सीआर स्टार्ट कैसे होता है। तो रूल 133B हमने आपको बताया कि क्या होता है कि हर एक कंट्री या सीजी, हर एक कंट्री की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो रूल बनाती है। तो रूल किस रूल के अंडर में मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड होते हैं, वो रूल 133 ब्रावो है। ठीक है, तो रूल 133 ब्रावो of the aircraft rule 1937 stipulate that the organization engaged in the maintenance of aircraft and components shall be approved। मीन्स 133B के अकॉर्डिंग ही वो एयर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड होंगे जो किसी भी एयरक्राफ्ट या उससे रिलेटेड कंपोनेंट का मेंटेनेंस करेंगे। इन्होंने ये गाइड किया। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द 133B, या फिर हमारा जो 145 है वो किस रूल के अंडर अप्रूव्ड है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है 145 रिवीजन 0 मीन्स जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 145, पहले 145 नहीं था। तो 2005 से पहले 145 नहीं था आपका। तो 26 जनवरी 2005 में आपका 145 आता है। अभी पूरा लाइन हमें समझना है कि 145 आया कैसे। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इकाओ है। इकाओ गाइडलाइन बनाता है, उसको ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो इकाओ ने गाइडलाइन बनाया, इयासा ने फॉलो किया, तो इयासा वाला हम कॉपी कर लेते हैं, यही करते हैं। तो उसको कॉपी करना नहीं करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हार्मोनाइज करना बोलते हैं। हार्मोनाइज वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम डिक्टो कॉपी नहीं करते, बोलते हैं ना एकदम सेम टू सेम कॉपी कर लो। तो सेम टू सेम कॉपी नहीं करते। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिखा गया है, कुछ कॉपी है ना, ब्रिटेन से, तो कुछ अमेरिका से, कुछ रसिया से, है ना, कुछ चाइना से, मतलब कुछ ना कुछ हर एक जगह से हमने क्या किया है, कॉपी करके कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया। उसी तरह से हमारा सीआर भी है। सीआर को भी पूरा तरह से हमने कॉपी नहीं किया, हमने कुछ चीजें कॉपी की, कुछ चीज खुद भी बना लिया। ठीक है, इसलिए हम लोग हार्मोनाइज बोलते हैं। तो हार्मोनाइज रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट विच वाज प्राइमरी बेस्ड ऑन द यासा सीआर 145 रेगुलेशन सिंस इनिशियल इश्यूज। तो इन्होंने ये बोला कि जो हमारा 145 ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन 0 था, जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, तो हमने क्या किया, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी या इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स थी, उनके बेसिस पे जो यासा पार्ट 145 रेगुलेशन था, उसके बेसिस पे हमने ये सीआर 145 को इशू किया। ठीक है, और हम टाइम टू टाइम यासा पार्ट 145 में जो भी चेंजेस आते हैं उनको हम अप्रूव्ड कर लेते हैं या हम कॉपी कर लेते हैं, तो हार्मोनाइज हो जाते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारा सीआर 145 है वो जो टाइम टू टाइम रिवाइज होता है वो किसके बेस पे होता है। तो आपका आंसर होता है कि सर यासा पार्ट 145, इसी के बेस पे हमारा क्या होता है, ये सीआर टाइम टू टाइम रिवाइज होता है। तो यासा 145 हमने अभी रिवाइज किया, इसलिए ये सीआर रिवाइज हो गया। ठीक, उसके बाद जो भी इश्यूज हैं इनसे हमें मतलब नहीं है, जो इनिशियल होता है बस उसी से हमें रिलेशन रखना है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं जो बेसिक्स हैं। अब देखो कोई भी सीआर आती है ना, तो उसके लिए क्या है हमारे पास ना, उससे भी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हम बोल देते हैं ना कि एक सबसे बड़ा रूल है, उसी रूल के अकॉर्डिंग हर एक सीआर इशू होता है। तो डीजीसीए ने बोला कि जो हमारे पास 133A है, जैसे हम बोलते हैं कि डीजीसीए को कौन एम्पावर करता है, डीजीसीए को कौन एम्पावर करता है कि वो रूल बना सकता है, डीजीसीए ऐसा है क्या। तो डीजीसीए जो सीजी ने रूल बनाई, क्योंकि सीजी इज द ग्रेटर बॉडी देन डीजीसीए, डीजीसीए कुछ नहीं है सीजी के सामने। ठीक है ना, सीजी ही सब डिसाइड कर रहा है डीजीसीए में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, कौन उसका अथॉरिटी होगा, कौन उसका डायरेक्टर है। डीजीसीए का सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ना, भले ही वो इंडिपेंडेंट बॉडी है बट वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इम्पावर किया है, किसको इम्पावर किया है, किसके थ्रू, एक्ट के थ्रू। तो एक्ट नंबर जब 5 में आओगे ना, एक्ट नंबर 5, तो एक्ट नंबर 5 में डीजीसीए ने इम्पावर किया किसको, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सीजी ने इम्पावर किया डीजीसीए को कि आप एक ऐसी बॉडी हो जो किसी भी एयरक्राफ्ट का सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एयरवर्दीनेस मेंटेन करोगे, देखोगे। किसी भी इंजीनियर का सर्टिफिकेट, लाइसेंस कैंसिल कर सकते हो, अप्रूव्ड कर सकते हो। कौन एम्पावर कर रहा है, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही डीजीसीए को ये पावर दे रहा है, किसके अंडर, तो एक्ट 5 के अंडर। तो एक्ट 5 क्या होता है, डायरेक्शंस ऑफ द डीजीसीए। ठीक है, तो उसी डायरेक्शंस ऑफ द डीजीसीए से हमारा आता है 133A, इसको ही हम लोग बोलते हैं डीजीसीए, डायरेक्शंस ऑफ द डीजीसीए। तो 133 रूल के अंडर डीजीसीए हर एक सीएआर को चेंज करता है, अपडेट करता है, तोड़ मरोड़ करता है, उसको जो करना है करेगा 133 के अकॉर्डिंग। 133 डीजीसीए को गाइड करता है। तो ये जो सीआर है 145, ये भी इसी 133 रूल के अंडर में ही क्या है, इशू है। व्हाट इज द 133 है, डीजी डायरेक्शंस। जब आप देखोगे डीजीसीए के साइड पे तो क्या लिखता है उसका टाइटल, 133A
इज द डीजी डायरेक्शंस मींस डीजीसीए डायरेक्शंस। तो इसलिए इन्होंने लास्ट में लिखा दिस सीएआर इज इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ रूल 133A ऑफ द एयरक्राफ्ट 1937। क्लियर है? यस सर। अब हम लोग 2-3 बहुत बेसिक क्वेश्चन पे आ जाएंगे जो कि यहाँ पे इन लोगों ने पूछा था, तो उसमें थोड़ा मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इन्होंने पूछा था कि हार्मोनाइज हम करते हैं इंडियन रिक्वायरमेंट, और एक जगह इन्होंने लिखा था हार्मोनाइज करते हैं इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। तो अभी आपने देखा ना, हमने आपको पढ़ाया कि हार्मोनाइज विद इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। जब हम इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट पे हार्मोनाइज करते हैं अपने सीएआर को, तो वहां पे जो हमारा आंसर होता है वो इयासा सीएआर 145 रेगुलेशन होता है, या इयासा पार्ट 145 रेगुलेशन होता है। बट जब भी डीजीसीए ये मेंशन कर देता है कि इंडियन रेगुलेशन, ठीक है, हार्मोनाइज विद इंडियन रिक्वायरमेंट विद इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, इसमें 2 लाइन ऐड किया है, ठीक है, हार्मोनाइज विद इंडियन रिक्वायरमेंट्स विद इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट, तब हम इयासा पार्ट 145 पे टिक नहीं करेंगे, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। वहां पे हम कहेंगे कि हमारा जो सीएआर 145 है वो बेस्ड किस पे हो गया, जार 145 पे। इसीलिए हमें सीएआर में लाइन, हर एक लाइन का मीनिंग चेंज हो जाता है ना, तो वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहाँ पे जब से आप देखोगे ना ये चेंज हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ सके हैं पहले, अभी ये रिपीट नहीं होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिक मिस्टेक हम लोग कर देते हैं कि हमें लगता है कि नहीं 145 या सा पार्ट 145 के अकॉर्डिंग ही हार्मोनाइज है, तो वहां पे टिक कर देते हैं, बट वो होता ही नहीं है क्योंकि पूछा तो कुछ और है इसने, ठीक है। अभी जो चेंजेस आई है ना उसको देखो, बस बेसिक से इन्होंने डिफाइन किया कि इशू 3 में उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया। लेटेस्ट जो भी रिवीजन था यासा का उसने हमने कॉपी कर लिया। तो मैंने आपको बताया ना कि हमारा क्या डीसीसी क्वेश्चन पूछता है कि हम टाइम टू टाइम हार्मोनाइज किसके बेसिस पे कर रहे हैं, रिवाइज किसके बेसिस पे कर रहे हैं 145। तो हमने आपको बताया यासा पार्ट 145 को रिवाइज जैसे होता है उसको ही हम हार्मोनाइज कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो देखो सेम इन्होंने लिख दिया किसी यार 145 इशू 3 जो मीन्स लेटेस्ट रिवीजन हुआ है वो किस पे बेस्ड है, harmonized with the latest revision of IASA part 145 dated 2nd December 2002। मीन्स IASA में जो चेंजेस आई थी वो इतने तारीख को आई थी, हमने कब किया 2 साल बाद। हम लोग कितना पीछे रह जाते हैं हर एक चीज में, है ना। क्वालिटी सिस्टम हैज बीन रीडिफाइंड एंड रीस्ट्रक्चर्ड। मैंने आपको बताया ना जो क्वालिटी सिस्टम वाला पार्ट था ना वो इन्होंने इसको पूरा डिस्टर्ब कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, रीडिफाइन कर दिया। तो इन्होंने क्या लिख दिया है उसको, मेंटेनेंस प्रोसीजर लिख दिया है। पहले क्या लिख के आता था, क्वालिटी सिस्टम लिख के आता था, ठीक है। तो उसको पूरा इन्होंने अलग ही नाम दे दिया, मेंटेनेंस प्रोसीजर, जबकि ऐसा नाम नहीं था, है ना। तो उसने एसएमएस, मैंने आपको बताया ना कि पूरा एसएमएस सिस्टम को इन्होंने अंडर में रख लिया, सीआर 145 के अंडर में इंक्लूड कर लिया। मींस हमारा एक अलग से एसएमएस सिस्टम तो रहता ही है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, बट अब 145 के अंडर ही एक एसएमएस सिस्टम को ला दिया, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंटेन कर दिया। यही सब रिवीजन मैंने आपको बताया। रेफरेंस ऑफ न्यू सीएआर प्रोवाइडेड वर नीडेड, मींस जो भी रेफरेंसेस है वो आपको जहां भी प्रोवाइड इन्होंने कर दिया, ठीक है, सिंपल है। तो लास्ट लाइन में इन्होंने कुछ नहीं लिखा, बाकी 1 2 3 लाइन यही आपके जो लेटेस्ट रिवीजन है चेंजेस आई हैं वो इन्होंने एक बेसिकली आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो ये लोग गाइड तो बड़ा अच्छा कर देते हैं ना, कहानियां तो बहुत लिखी जाती हैं अपनी इंडियन में। जनरल में आ जाएंगे, सेक्शन ए। सेक्शन ए इज द टेक्निकल रिक्वायरमेंट। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द सेक्शन ए सीआर 145 ए, ऐसे लिख के आता है सीआर 145.a सेक्शन ए, ऐसे लिख के आता है, ठीक है, कि सेक्शन ए क्या है, सीआर 145 डॉट ए सेक्शन ए। तो अब आपका बस आंसर होता है कि सर सेक्शन ए इज द टेक्निकल रिक्वायरमेंट, बस इतना ही आंसर होता है। उसके बाद इन्होंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को बताया है, तो ये सब डेफिनेशंस में मतलब थियोरेटिकल क्लासेस में बताऊंगा, समझाऊंगा क्या क्या डेफिनेशंस है, बहुत बेसिक है और थोड़े टिपिकल भी है, तो नहीं समझ पाओगे अभी, तो इसको उतना हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जैसे ऑडिट का क्या मीनिंग है, असेसमेंट क्या होता है, अब असेसमेंट के कई टॉपिक्स हैं, ठीक है। बेस मेंटेनेंस क्या है, हैंगर से क्या रिलेटेड है, सर्टिफाइंग स्टाफ, कॉम्पिटेंसी आप समझते हो। असेसमेंट, अब देखो असेसमेंट और कॉम्पिटेंसी में क्या चेंजेस है, क्या अपडेट्स है। ऐसे जनरल में सब कोई समझता है कि असेसमेंट एंड कॉम्पिटेंसी सेम ही है, बट सेम नहीं होता, डिफरेंट चीजें, वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इसमें। जैसे असेसमेंट टाइप का हो गया कि आपका एग्जाम हो रहा है, कॉम्पिटेंसी हो गया कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, समझ रहे हो, मीन्स व्हाट इज योर रिजल्ट, आपने काम किया, कितना काम किया, कितना अच्छा काम किया, दैट इज द कॉम्पिटेंसी। और आपका असेसमेंट इज लाइक एग्जाम, कोई आपका टेस्ट ले रहा है, वो असेसमेंट हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट, मैंने आपको बताया था कि हम लोग बेसिकली समझेंगे कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट का ही हम मेंटेनेंस करने वाले हैं 145 में, तो इसलिए इन्होंने पहले इसको एक्सप्लेन किया कि कॉम्प्लेक्स मोटर पावर्ड एयरक्राफ्ट फर्स्ट
जिसका वेट 5700 kg से ज्यादा होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स मोटोपॉड एयरक्राफ्ट होगा। या ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें मोर देन 19 पैसेंजर होगा, मैंने आपको बताया था, वो भी कॉम्प्लेक्स में आएगा। या फिर ऐसा एयरक्राफ्ट जिसको फ्लाई करने के लिए 2 से अधिक या एटलीस्ट 2 पायलट्स चाहिए, वो भी कॉम्प्लेक्स में आएगा। ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें टर्बोजेट इंजन लगा हो या फिर 2 से अधिक टर्बो प्रोपेलर इंजन लगा हो, वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स में आएगा। हेलीकॉप्टर के लिए इन्होंने डिफाइन कर दिया कि ऐसा हेलीकॉप्टर जिनका मैक्सिमम एक्सटेंडिंग टेक ऑफ मास 3175 kg से ज्यादा हो या इतना हो, वो कॉम्प्लेक्स में आएगा। या फिर 9 से अधिक पैसेंजर बैठ रहे हो, कॉम्प्लेक्स में आएगा। या फिर 2 पायलट चाहिए, वो भी कॉम्प्लेक्स में आएगा। और एक होता है टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट, इसे आप सर्च करना उस पे गूगल पे, इसका फिगर आप समझ जाओगे कैसे ये दिखता है, ठीक है। तो ये भी समझ जाओगे टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स में आता है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कंपोनेंट में जो भी हमारे कंपोनेंट लग रहे हैं एयरक्राफ्ट में, वो सारे कंपोनेंट में आ जाते हैं। करेक्शन, ये सब हम लोग देखेंगे, करेक्टिव क्या है, फटिक क्या है, एरर क्या है, ये सब जो भी डेफिनेशंस है ना, ये सब हमारे डेफिनेशंस एसएमएस में होते थे, इसलिए जब एसएमएस को इसमें इंक्लूड किया तो ये डेफिनेशंस भी यहाँ पे इन्होंने ला दिए हैं। अब कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं जो प्रीवियस में थे, वो डेफिनेशंस मैं आपको जैसा भी बताऊंगा। लार्ज एयरक्राफ्ट 5700 kg हो, उसका मैक्सिमम टेक ऑफ मास, या मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर हो, वो हमारा लार्ज एयरक्राफ्ट में आता है। लाइन मेंटेनेंस अभी हम लोग देख लेंगे। मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस सबसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेंटेनेंस। आपको ना एक टेक्निक बता देता हूँ। ऐसे OMR सीट आप पढ़ते हो, OMR ऐसे पढ़े हो ना, तो OMIR ऐसे कर लो, ठीक है। OMR, ठीक है। ओ से होता है आपका, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का डेफिनेशन समझ लेना है, तो पहले हमें समझ लेना है कि ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, रिपेयर हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, ये हमारा हो जाता है। तो एक थोड़ा सा लॉजिक है कि OIMR याद रख लोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि व्हाट इज द मेंटेनेंस। बाकी प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन मेंटेनेंस का पार्ट नहीं होता, ठीक है। प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं। जैसे आप अपना बाइक से या कार से आप कहीं जाते हो तो क्या चेक करते हो, मेन चीज क्या चेक करोगे, पर इंजन स्टार्ट करोगे तो पता ही चल जाएगा कि इंजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अपना देखोगे पूरा जो एरिया है हमारे बाइक का या जो भी कार है, वो सेफ है कि नहीं है, कहीं पे खराब तो नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है। पहली चीज क्या देखोगे, हाँ उसका फिजिकल इंस्पेक्शन सही है, ठीक है। दूसरा, आपके जो टायर्स हैं उसमें हवा तो होना चाहिए ना, तभी तो चलेगा, पंचर तो नहीं है। थर्ड पॉइंट, आपके पास फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल से ही हमारा बाइक कार चलेगा। सेकेंड, अब उसका लास्ट कुछ पॉइंट्स है, जब आप बैठोगे तो आप देखोगे ब्रेक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्लच वर्क कर रहा है, एक्सीलरेटर वर्क कर रहा है, सिंपल है। यही हमारा भी एयरक्राफ्ट का होता है। तो एयरक्राफ्ट में मेंटेनेंस क्या है, हाइड्रोलिक्स देखना, हाइड्रोलिक्स से ही कंट्रोल सरफेस ऑपरेट होंगे, तो हाइड्रोलिक्स। इंजन ऑयल चाहिए, इंजन ऑयल क्योंकि हीट होता है इंजन बहुत ज्यादा, तो इंजन ऑयल मैंडेटरी, वरना इंजन क्या हो जाएगा, स्टॉल हो जाएगी, या इंजन में लॉस होगा, ओवर हीट हो जाएगा इंजन, तो स्टॉल हो जाएगा, स्टॉल कंडीशन आ जाएंगी, फेल हो जाएगा इंजन। तीसरा, फ्यूल होना चाहिए, तो वो भी प्री फ्लाइट में आ जाएगा। जितने भी कंट्रोल सरफेस हैं वो उस पर कोई एफओडी तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, ये सब इंस्पेक्शन है। ब्रेक देख लोगे, ब्रेक वियर इंडिकेटर्स देख लोगे, ब्रेक है, हम बचाए कि नहीं बचाए, ऐसे नहीं कि ब्रेक पूरा खत्म हो चुका है। खत्म होने का मतलब क्या हो गया कि पूरा फ्रिक्शन से घिस जाना, ठीक है। ब्रेक में थोड़े से भी प्लेट है ही नहीं, जब प्लेट है नहीं तो ब्रेक लगेगा कैसे, ठीक है। जैसे आप देखते हो डिस्क ब्रेक्स वही होती है एयरक्राफ्ट में, बट वो दूसरे तरह के डिस्क ब्रेक्स होती हैं, कार्बन डिस्क होती हैं उसमें, और कई तरह के प्लेट्स रहेंगे उसमें, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन हो गया, बेसिक इंस्पेक्शन हो गया। तो प्री फ्लाइट जो इंस्पेक्शन हैं वो आपका मेंटेनेंस का पार्ट नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन मेंटेनेंस, नहीं, ये मेंटेनेंस में नहीं आता है, ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। बाकी जो जितने भी डेफिनेशन आ गया, अब वो सारा मेंटेनेंस में आ जाएगा, मॉडिफिकेशन, ओवरऑल, ये सब मेंटेनेंस में आ जाएगा। और ये देखो, ये डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द प्री फ्लाइट, तो आप बता दे तो मीन द इंस्पेक्शन कैरी आउट बिफोर द फ्लाइट टू इंश्योर दैट एयरक्राफ्ट फॉर इंटरनेट फ्लाइट। वो इंस्पेक्शन जिससे हम बस ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ये फ्लाइट हमारी सेफली फ्लाई कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बस वो इंस्पेक्शन हमारा प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन में आ जाता है। सेफ्टी कल्चर, सेफ्टी डेज, ये सब आपने ह्यूमन फैक्टर में पढ़ा होगा, तो उसमें हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले। अभी आ जाएंगे लाइन मेंटेनेंस। लाइन मेंटेनेंस को हमने डिफाइन कर दिया। लाइन मेंटेनेंस रिफर टू लिमिटेड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट सुटेबल टू कैरी आउट व्हाइल एयरक्राफ्ट रिमेन इन द एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एनवायरनमेंट। देखो कोई भी हमारा 145 ऑर्गेनाइजेशन है, एएमओ है ना, किसी भी एएमओ के पास हर जगह बेस नहीं है। जैसे एयर इंडिया हो गया, इंडिया का बेस, एयर इंडिया का बेस आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा, या आपको हैदराबाद में मिल जाएगा, बेंगलोर में मिल जाएगा, इस तरह के मिल जाएंगे। जो हमारा
इंडिगो है। इंडिगो का मेजर बेस कहाँ मिलेगा आपको? दिल्ली में मिलेगा, जो मेन बेस है, जहाँ हैंगर है। और हैंगर और कहाँ पे आपको इंडिगो का मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एटीआर का हैंगर, आपको हैदराबाद में मिल जाएगा, और आपको बैंगलोर में भी इंडिगो का हैंगर आपने देखा मिल गया। तो ये बेस हो गए इंडिगो के, ठीक है, जहाँ पे वो मेजर काम करेगा। मेजर काम मीन्स कंट्रोल सरफेस रिमूव कर रहा है, ठीक है, ग्रीसिंग कर रहा है कंट्रोल सरफेस की, पूरा ऑपरेशन चेक कर रहा है, ठीक है, पूरे अच्छे से उनका पूरा ओवरऑल कर रहा है। ओवरऑल करने का मतलब क्या हुआ कि आपने हर एक पार्ट को ब्रेक करके निकाल दिया, मतलब पूरे रिबोल्ट कर रहे हैं, जितने भी बोल्टिंग है सब हटा दिए, ठीक है, पूरा इंस्पेक्ट कर रहे हो, एक एक पुर्जा पुर्जा आपने कर दिया, मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उस तरह का डिसअसेंबली कर रहे हो, डिसअसेंबली करके फिर से रीअसेंबल करोगे, वो आपका क्या होता है, ओवरऑल में आता है। तो ओवरऑल कब करना होता है? इंजन का, एयरक्राफ्ट का, लैंडिंग गियर का, ठीक है, फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसिस का, इन सब का टाइमिंग होता है कि कब कब ओवरऑल होगा, या कितने फ्लाइंग आवर पे हो जाएगा, या कितने ईयर्स में होगा। ये सब डेटा हमारा एएमएम बताएगा, मेंटेनेंस मैनुअल्स बताती है। उन्हीं मेंटेनेंस मैनुअल पे इनका काम होता है, वो बेस में होता है। तो लाइन पे ये सब काम तो होगा नहीं, ठीक है। लाइन पे काम क्या है? एयरक्राफ्ट आते हैं चले जाते हैं, बट हर एक लाइन पे कुछ एक लिमिटेड अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। जैसे हम हमारा पास लाइन स्टेशन है, लखनऊ हो गया जैसे, ठीक है, लखनऊ फ्लाइट आती है। अगर लखनऊ में हमारा फ्लाइट आया, मैंने देखा प्री फ्लाइट पे कि ब्रेक है ही नहीं, या ब्रेक का पूरा जो डिस्क है वो फ्रिक्शन हो गया है ना, उसमें कुछ पता नहीं, वियर हो गया पूरा। तो जब पूरी ब्रेक वियर हो गई है, तो अभी वो फ्लाइट जा नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट लैंडिंग कर नहीं पाएगा ना बिना ब्रेक के। तो क्या करना होगा? ब्रेक चेंज करके देना होगा। तो हम ब्रेक चेंज कर रहे हैं, बस अपने मन से तो ब्रेक चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए डीजीसीए हमें गाइड करता है। डीसीए बोलेगा देखो लखनऊ बेस पे आपका अप्रूवल तो है नहीं ब्रेक चेंज करने का, तो ब्रेक चेंज कैसे करोगे? समझ रहे हो? डीसीए यहाँ पे आ जाता है। तो इसलिए अगर हमें लखनऊ पे ब्रेक चेंज करना है, तो लखनऊ पे ब्रेक चेंज का अप्रूवल होना चाहिए। अब वो जो अप्रूवल होता है वही लाइन मेंटेनेंस के अंडर में आता है, कि हर एक वो स्टेशन जहाँ पे हम थोड़े बहुत मेंटेनेंस कर सकते हैं, वो हमारे लाइन मेंटेनेंस है। तो उनको इन्होंने डिफाइन कर दिया कि हम लाइन पे कितना मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो लखनऊ है, लखनऊ का स्कोप कम है, कोलकाता में स्कोप ज्यादा है, बैंगलोर में और ज्यादा है, हैदराबाद पे और ज्यादा है। और जैसे अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद का भी स्कोप हमारे लखनऊ से ज्यादा है, लखनऊ पे उतना बड़ा स्कोप नहीं है लाइन का, ठीक है। जो मेंटेनेंस हम अहमदाबाद में कर सकते हैं, वो मेंटेनेंस लखनऊ पे नहीं कर सकते। धीरे धीरे समझ जाओगे फील्ड पे, अगर होगे तो समझ भी रहे होगे। ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, कंपोनेंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ये लाइन पे हो सकता है। इंजन चेंज कर सकते हैं, इंजन को ओवरऑल नहीं करेंगे, बस चेंज करेंगे, बस नया इंजन लाया बस लगा दिया पायलन से, बस इतना ही काम करना है। तो अभी जब से मैं लखनऊ पे हूँ, 1.5 साल से हूँ, ठीक है, और लखनऊ बेस पे, मतलब लखनऊ में तो 5 साल से हूँ, जब से कॉलेज में था, ठीक है। तो उसके बाद कंपनी में आ गए हम लोग। तो जब से लखनऊ में हूँ, तब से मैं 4 से 5 इंजन चेंज में पार्टिसिपेट किया हूँ, देखा हूँ यहाँ पे। तो बस यही होता है कि जो भी सीआर में लिख रहा है बस वही कहानी है, कि कोई भी हम मेंटेनेंस नहीं कर रहे इंजन का, जस्ट हम नया इंजन लेके आ रहे हैं, इंजन हमारा फेल है या इंजन का बोरो फेल हो गया, नया इंजन लेके आ रहे हैं, पूरा इंजन पायलन से उतारो, नया इंजन चढ़ा दो, बस हो गया काम। मीन्स इंजन रिप्लेसमेंट हम लाइन पे कर सकते हैं, वो हमारे डिपेंड करता है कि हमारा क्वालिटी मैनेजर अप्रूवल हमें एक्सटेंड करके देता है, ठीक है। तो पूरी उनकी टीम आ जाती है करने को। कंपोनेंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो देखो इसमें लिख दिया ना, इवन इंक्लूड एज ए इंजन एंड प्रोपेलर, मतलब ये भी हम लाइन पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेंटेनेंस दैट विल डिटेक्ट ऑब्वियस अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन डिस्क्रिप्शंस माल फंक्शंस बट डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव इन डेप्थ इंस्पेक्शंस। मींस ऐसे इंस्पेक्शन या ऐसे कमियां, ऐसे डिफिशिएंसी जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इनके लिए भी हम मेंटेनेंस या विजुअल इंस्पेक्शन हम लाइन पे कर सकते हैं, ठीक है। रिपेयर मॉडिफिकेशन, छोटे बहुत मॉडिफिकेशन के जो टास्क हैं, जिसमें एक्सटेंसिव डिसेंबली नहीं चाहिए, जैसे कि हमें बेस के लिए चाहिए होता है, उस तरह की डिसेंबली नहीं चाहिए, तो उसका भी मेंटेनेंस हम क्या कर सकते हैं, लाइन पे कर सकते हैं। अब हर एक लाइन अलग अलग डिफाइंड होता है, अब वो एयरलाइन पे डिपेंड करता है कि किन को कौन से लाइन पे कितना अप्रूवल चाहिए, ठीक है। किसी पे वो लोग ज्यादा काम कराते हैं तो वहां पे ज्यादा अप्रूवल लगते हैं, किसी लाइन पे कम काम कराते हैं तो वहां पे कम अप्रूवल लगते हैं, ठीक है। जैसे कुछ पे केवल ट्रांजिट है, जैसे बनारस बेस पे जाओगे तो कुछ नहीं होता है इंडिगो का, बस ट्रांजिट है, बहुत बहुत बेसिक बेसिक काम होते हैं वहां पे। जैसे लखनऊ से भी छोटा है, तो वहां पे लॉगबुक एंट्री आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, इतना है। क्या ही, जब मेंटेनेंस ही नहीं होगा तो लॉगबुक एंट्री क्या करोगे वहां पे लेके? इंजीनियर भी नहीं बन पाओगे। इंजीनियर बनना है तो फिर भाग के आना पड़ेगा ऐसे बेस पे जहाँ पे आपको लॉगबुक एंट्री मिल पाएगी, जहाँ पे आप काम करोगे तभी तो एंट्री बनाओगे। नहीं तो बस एयरक्राफ्ट आया, आपने फ्यूल भरा और वो चला गया, बस इतना ही काम हो रहा है ट्रांजिट पे, ठीक है। तो ये हमें समझना होता है, वो सोच समझ के ज्वाइन भी करना होता है कोई भी बेस। तो कभी भी ये देख के ज्वाइन नहीं करना होता है बेस, कि एज अ बेस ज्वाइन कर लिया अपने घर के चक्कर में, कि मेरा घर नजदीक है यहाँ पे, मैं बहुत मेरा सेफ ट्रेवल करूंगा, तो इंजीनियर नहीं बन पाओगे फिर, ठीक है।
तो फिर लॉगबुक एंट्री नहीं मिलेगी, फिर फंसते रह जाओगे, भागना ही पड़ेगा किसी ना किसी दिन उस बेस से। ठीक है, तो लॉगबुक एंट्री चाहिए, अच्छी चाहिए, तो आप ऐसे बेस सिलेक्ट करो जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इसका हैंगर है या बेस मेंटेनेंस होता है या इसके लाइन पे बहुत ज्यादा काम होते हैं, वहां पे जाओ। फ्रेशर्स हो तो, बाकी जो कर रहे हैं वो तो समझते हैं इस बात को, है ना। क्लियर है सबको? हाँ सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा क्लास के बारे में आपको बता देता हूँ। हमारी जो क्लासेस होती हैं ना वो रेगुलर क्लासेस होती हैं, बट जो क्लासेस का शेड्यूल है मैं आपको बताऊंगा कि कितने दिन पे कितनी क्लासेस हैं। 3 डेज वैसे जनरली हम लोग करते हैं वीकली। ठीक है, कितनी क्लासेस है कितनी नहीं है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्लास अभी हम लोग एंड करेंगे, ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट डेमो था। ठीक है, क्लासेस एक्सपेक्टेड हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2 दिन बाद से, क्लास जो रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे आप लोग इनरोल कर लोगे। आज रात के 12 बजे तक मैं आपको इनरोलमेंट वगैरह का बता दूंगा, फीस मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के फीस है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। वही फीस आपको डेटा में भी मिल जाएगा, मैं आपको डेटा भी भेज दूंगा। अभी कोई फीस हमने चेंज नहीं किया है, बाकी अभी सीआर बहुत ही चेंज हुआ है, तो मेहनत का तो कुछ नहीं हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, पढ़ाने का देखो लेंदी सीआर है, आप लोग समझते हो सीआर कितनी लेंदी है। अभी तो इतना ये लोगों ने लेंदी कर दिया ना कि बहुत ही लेक्चर है इसमें, कम खत्म होता ही नहीं है ये जल्दी। बट हमने फीस में कोई चेंजेस नहीं करी है। अभी जो 3-4 सेशन से जो फीस मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट से, वही फीस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं उसमें है, या कोई भी मैंने इंक्रीमेंट नहीं करे हैं। तो हमारे पास 2 तरह के फीस है, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी लोग एम्प्लॉयड है उनके लिए अलग फीस है, और जो लोग नॉन एम्प्लॉयड है, मतलब जो अभी कॉलेज में है या एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए अलग फीस रखा हूँ मैंने। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए फीस हमारा है 1570। ठीक है, और जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए फीस हमारा कितना रहा है आपका 1200 है, इतना है। अब ये जो फीस है मतलब ये एक्चुअल फीस है, बट इसमें हम आपको डिस्काउंट देंगे। टिल आज आपका डेट कितना है, आपका 24 है, 26 तक आपको मैं डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, 26 तक आप ज्वाइन करोगे ना तो मैं इसमें आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा। तो ये जो एम्प्लॉयड हैं उनके लिए मैं डिस्काउंट करूंगा, अगर ये 26 तक ज्वाइन हो जाते हैं तो हम इनको डिस्काउंट कर रहे हैं 1300, और जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए 1000 ओनली। ठीक है, जो भी कॉलेज स्टूडेंट है, तो इतना डिस्काउंट रहेगा 26 आपका दिसंबर तक। ठीक है, क्योंकि 26 दिसंबर से हम फिर हम लोग कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 26 दिसंबर तक रहेगा। अभी बाकी जो भी डेटा होगा ना मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, नाइट तक, बाकी आप लोग बता देना इसको मतलब कंटिन्यू करना है किसको। सर एक सवाल पूछना है आपसे क्लास के रिकॉर्डिंग में। हम्म। हम्म। सर आपके क्लासेस में जैसे मतलब डेली वो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होते हैं ना? देखो मेरे क्लासेस में क्या है ना, आपको 2 सेशन मैं आपको बता रहा हूँ। 2 सेशन मैंने जो कंडक्ट किए हैं वो रिकॉर्डिंग पे कंडक्ट किए हैं और डिस्कशन क्लासेस कंडक्ट किए हैं। ठीक है, ओके वो सर। इसलिए क्योंकि शिफ्ट इश्यूज रहती हैं, समझ सकते हो काम का क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा था अभी दो दो सेशन से। तो 2 सेशन से मैंने जो क्लासेस दिए हैं वो रिकॉर्डिंग दिए हैं, लाइव लेक्चर्स नहीं दिए हैं। ओके सर। हाँ, उसमें डिस्कशन क्लास हम लोग कंडक्ट कर रहे थे कि आप रिकॉर्डिंग देख के आते थे, फिर उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास में कि हाँ भी क्या क्या करना है। बट इस सेशन में हमें सीआर लाइव क्लास करना है, क्योंकि जो भी सीआर है वो पूरी चेंज हो चुकी है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके सर, समझ रहा हूँ। तो इसके लिए हमें लाइव क्लास कंडक्ट करनी है, रिकॉर्डिंग, बट आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग है उसका सबका एक्सेस भी मिलेगा आपको, उसको देखना भी रहेगा, आप देख के आओगे क्लास में ताकि आपको ईजी होगा समझने में, क्योंकि अभी और जो सीआर है उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, स्ट्रॉन्ग फोकस करना है। ठीक है, और सर ड्राइव में जो मटेरियल्स मिलेंगे वो तो अपडेटेड मिल जाएंगे ना, मतलब सपोज हाँ जितने वो तो बुक्स है आपको कुछ अपडेट भी। मिलेंगे। हाँ हाँ, वो पूरे ओके। अपडेट मिलेंगे। बाकी जो और नए फिर सीआर हैं एमएल करके आए हैं, एक लिख भी रहे हैं जैसे एमएल करके आए हैं, ये सब सीआर है, मैं बताऊंगा इसमें कितना पढ़ना है, इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट देखो हर एक चीज अभी नहीं बता सकता। कैमो में कितना पढ़ना है, एमएल पे कितना पढ़ना है, सीएओ करके आया कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कितना पढ़ना है। हमारे लिए ऐसा नहीं कि ये जो भी सीआर 3-4 आए हैं वो उसको पूरा रट के जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सर आप ज्यादा बता दिक्कत देना कि नहीं कौन होगी। सी रिकॉर्डिंग मतलब कहाँ से देखना है वो भी आप मेंशन कर हाँ, देना। वो और मैं वो सब
वो सब मैं गाइड करता हूँ अपने क्लास ग्रुप में, आपको देता हूँ कि हाँ कौन सा रिकॉर्डिंग कब देख के आना है, कब क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर। ये नहीं कि आपको ढूंढना है, मैं खुद आपको शेयर करता हूँ लिंक रिकॉर्डिंग की, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है कि कौन सा रिकॉर्डिंग हमें अभी देखना है, ठीक अच्छा है। अच्छा, ओके, ठीक है सर। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। और सर इन जनरल टाइम कितने बजे से होता है, मतलब टाइमिंग क्या होती है? इवनिंग में रखते हैं हम सुबह लोग को? क्लासेस जनरली। हाँ, और सुबह भी रख लेते हैं, मतलब शिफ्ट क्या है तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग कंडक्ट करते हैं। बाकी आपको रिकॉर्डिंग, जो लोग नहीं प्रेजेंट हो पाते हैं जनरली, जिनका मान लो आफ्टरनून, काफी लोग रोटेट भी चल रहे होते हैं, तो वो उनके लिए रिकॉर्डिंग में शेयर करता हूँ कि जो भी क्लास कंडक्ट हो जाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग तुरंत में शेयर कर देता हूँ, आप देख सकते हो अगर मिस होता है तो। ओके सर। ओके सर। ओके, बाय।